आज कार्रवाई हुई है और उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह कंक्लूड हो जाएगी। हुकूमती हमारे वकला हज़रात ने हुकूमती मौक़िफ़ सामने रखा है। जो अदालत के अंदर गुफ्तगू हुई है उस पर गुफ्तगू करना तफसीलन जानना मुनासिब नहीं है क्योंकि सब जुड़स मामला है, लेकिन 3-4 नुकात में सामने रखूँगा जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो कल से हमारे अपोजिशन के मोहतरम दोस्त डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कोई आपके हक़ अदम एतमाद को न रद्द कर सकता है न रद्द कर रहा है। वो आईन पाकिस्तान आपको देता है, किसी का आप पे एहसान नहीं। लेकिन जो 2 एस्पेक्ट सामने आए हैं, एक जो इसमें फॉरेन एलिमेंट सामने आया है और दूसरा जिस तरीके से मुल्क के अंदर भी आपने इसको मैनिपुलेट किया है। हम तो समझते थे कानून के और तारीख़ के और सियासत के तालिब इल्म होने के नाते कि शांगा मांगा की सियासत, मरी की सियासत, लोगों के ज़मीर की ख़रीद व फ़रोख्त ख़त्म हो गई। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह एक सिंध हाउस मुक़द्दस हाउस को यूज़ किया गया फेडरेशन के ख़िलाफ़, वो सूबा जो बाबुल इस्लाम भी है और पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा है, वहाँ उसके मुक़द्दस हाउस को, सिंध हाउस को यूज़ किया गया ख़रीद व फ़रोख्त के लिए। या जिस तरीके से मेंबरान को रखा गया, क्या ये वोट को इज़्ज़त दो है? मैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो मेरी बहन जैसी हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और मियाँ साहब से भी, शहबाज साहब से भी और नवाज़ शरीफ साहब से भी, ये है आपका बयानिया वोट को इज़्ज़त दो? ये अचानक जो ज़मीर जागा, ये कैसे जागा? और चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा कि 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदा वोट लेने वाले मेंबरान को आपकी वजह से अपने चेहरे छुपा के कैमोफ्लेज होना पड़ा, छुपना पड़ा। कभी सिंध हाउस, कभी एक बड़े 5 स्टार होटल का 5वां नंबर फ्लोर और कभी किसी के फार्म हाउस। ये है वोट को इज़्ज़त देना? ये है अवाम के वोट को इज़्ज़त देना? और फिर आप कहते हैं कि हमने अदम एतमाद की तहरीक लाए हैं। आप बेशक अदम एतमाद की तहरीक लाएं, लेकिन ये तो बताएं, कौम को ये तो बताएं कि आपके मेंबरान को पता था कि अदम एतमाद आ रही है। आप सहाफ़ी हज़रात सामने मौजूद हैं, आपको पता था कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है। असेंबली में किसी को पता था कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है? किसी को नहीं पता था। लेकिन 7 समंदर पार इनके बैरूनी आकाओं को पता था और बाकायदा धमकी आमेज़ मेमो भिजवाया गया कि अगर तो इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है और अदम एतमाद कामयाब होता है तो फिर सत्ते खैरा, लेकिन अगर इमरान खान साहब की हुकूमत रहती है और अदम एतमाद नाकाम होती है तो फिर पाकिस्तान, इट विल बी टफ फॉर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। कौन होते हैं ये बात हमें करने वाले कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत रहे और किसकी जाए? और फिर उसके बाद ये बात करना कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है तो फिर हम आपका गुनाह माफ़ कर देंगे। रमज़ान का महीना है, हम तो अपने गुनाह ऊपर वाले से बख्शवाते हैं। शहबाज साहब, मियाँ साहब, जरदारी साहब और बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपने कब से 7 समंदर पार फरंगियों के देश से अपने गुनाह बख्शवानी शुरू कर दिए? और फिर ये बात करना, आपको कैसे पता था कि इमरान खान साहब के बाद जो हुकूमत आएगी वो आपकी पॉलिसीज़ के मुताबिक जाएगी? तो ये जो सवालात हैं, ये जवाबात चाहते हैं, आपकी तरफ से जवाबात चाहते हैं। उन्हीं दिनों में उस मखसूस मुल्क के पॉलिटिकल अटैशीज़ और उनके एम्बेसी का हमारे कुछ सियासतदानों के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज करना और मुस्तकिल इंगेज करना किस मकसद के लिए? किस मकसद के लिए? तो इन तमाम सवालों का जवाब अपोजिशन को देना है कि आखिर वो क्या वजह थी, वो कौन सी इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ थी जो वेस्ट को नहीं भा रही और जिसमें खुदा न खास्ता आप यूज़ हो रहे हैं? क्या आप यूज़ हो रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान में रजीम चेंज के लिए यूज़ हो रहे हैं? और आखिरी बात, आप सब माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। दुनिया इस बात की, तारीख़ इस बात की गमाज़ी करती है कि जब किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, एक डेवलपिंग कंट्री में टावरिंग लीडरशिप पैदा होती है जो आंखों में आंखें डाल के चैलेंज कर सकती है कि हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम एब्सोल्युटली नॉट पे नहीं चलेंगे, हम बराबरी की सतह पर चलेंगे, तो फिर उनको रजीम चेंज की तरफ ले जाया जाता है। और बड़ा अफसोस हुआ सियासी इख्तिलाफात अपनी अपनी जगह पे, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम गरीब होंगे
قرضے بھی لیے ہوں گے لیکن اپنی غیرت گروی نہیں رکھی. شہباز صاحب, محترم فارمر اپوزیشن لیڈر صاحب, شہباز صاحب صدر مسلم لیگ نون, آپ نے جب کہا کہ بیگرز اور ناٹ چوزرز, تو 22 کروڑ عوام کو بیگرز کہنے کا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا. اور آخر میں پھر اس بات کی استدعا, اس بات کی انشاءاللہ اعادہ اور ارادہ کہ عمران خان صاحب نے قومی حیرت اور غیرت اور حمیت پہ سٹینڈ لیا ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ روس صرف بہانہ ہے, عمران خان نشانہ ہے, کیونکہ عمران خان نے اسلاموفوبیا پہ سٹینڈ لیا, ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سٹینڈ لیا, رحمت العالمین اتھارٹی بنائی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات آپ یہاں مساجد میں بیٹھ کے کرتے تھے وہ بات عمران خان صاحب یونائٹڈ نیشنز میں جا کے کی کہ دنیا میں اسلاموفوبیا کا دن منوایا اور دنیا کو بتایا کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے. تو داخلی سطح پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنا, خارجی سطح پہ آزاد خارجہ پالیسی, اور ملک کے اندر اسلاموفوبیا, حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان چیزوں پہ جب عمران خان صاحب آئے تو کسی کو ایک آنکھ نہ آئے. انشاءاللہ کامیابی پاکستانی عوام کی ہے, اور عمران خان صاحب نے وے فارورڈ دیا ہے کہ اگلا الیکشن از دا وے فارورڈ. ہاں, وہ لوگ جو بڑا عوام کی بات کرتے تھے, ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, آج عمران خان صاحب جب 22 کروڑ عوام کی طرف جا رہے ہیں, وہ شخص جس کو ہم چیلنج کرتے تھے کہ عمران خان صاحب, عمران نیازی صاحب, عمران خان صاحب آپ عوام سے ڈرتے ہیں, عوام کے پاس کیوں نہیں جاتے, تو عمران خان تو عوام میں کھڑا ہے, آپ کدھر کھڑے ہیں. بہت شکریہ.